नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन। और परिवहन क्या है और इसके सभी तथ्यों को हम लोग समझने वाले हैं एक एक करके। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम के पोषण और श्वसन को पढ़ चुके हैं और आज के डेट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो परिवहन क्या है। ठीक है, जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई फैकल्टीज में ये सवाल यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए बच्चों, यहाँ पे बिना देरी किए जो ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में परिवहन के बारे में और यहाँ पे उसके जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, जाइलम या खनिजों के बारे में और उसके परिवहन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है बच्चे यहाँ पे कि परिवहन आखिर है क्या। परिवहन क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं वाहन का अर्थ तो आप सभी लोग जानते हैं पहले से कि वाहन का मतलब होता है किसी वाहन के द्वारा किसी माल को या फिर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देने को ही हम लोग कहते हैं परिवहन। और जिसके द्वारा उसको लेके जाया जाता है ना, उसको हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं कि परिवहन क्या है। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट यह है कि परिवहन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, यानी कि जिसके द्वारा जीवों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक आवश्यक पदार्थों का आना जाना होता है, हम उसी को परिवहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो हार्ट है ब्लड को बनाता है और यहाँ से हमारी उंगलियों तक ब्लड को पहुंचाए जाते हैं, हमारे पैरों तक, हमारे सर तक, हमारे हेड तक जो है ब्लड को पहुंचाए जाते हैं। बस इसी प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। ज्यादा इसमें ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे समझ चुके होंगे आप सभी लोग कि वह जैविक प्रक्रिया है परिवहन जिसके द्वारा जीवों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक आवश्यक पदार्थों का आना जाना होता है। ब्लड का आना जाना होता है, पोषक तत्वों का आना जाना होता है, कार्बोहाइड्रेट का आना जाना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आना जाना होता है और हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह सभी विटामिन का आना जाना होता है। बस हम लोग उसी माध्यम को क्या कहते हैं, तो परिवहन कहते हैं। उस माध्यम को परिवहन तंत्र कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो परिवहन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधा जो भी है, यहाँ पे भोजन पत्तियों में बनता है लेकिन परिवहन के द्वारा जड़ तक आके पहुंच जाता है। और खनिज लवण जो है जड़ से मिलता है लेकिन परिवहन द्वारा जो है पत्तियों तक जाके पहुंच जाता है। बस सिस्टम इसका यहीं पे ब्लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं खनिज लवण जो है यहाँ पे ये धीरे धीरे गमन करके पत्तियों तक पहुंच जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अगला पॉइंट है बाबू कि याद रखने वाली चीज ये है कि सही परिवहन और स्वस्थ जीवन, जब हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन अच्छा से होगा तभी हमारा जीवन सबसे स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे अगर बात करें हम, तो अब हम लोग देखेंगे जीवों में परिवहन की आवश्यकता क्यों है। आखिर जीवों में परिवहन की आवश्यकता क्यों है बाबू, तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जीवों में परिवहन की आवश्यकता क्यों है ना। चलिए चलिए यहां से समझते हैं हम लोग कि जीवों में परिवहन की आखिर आवश्यकता है क्यों, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है, ये सवाल ऐसे करके पूछता है कि जीवों में परिवहन की आवश्यकता क्यों है। तो ये बात है, केवल हम लोग समझते हैं कि आवश्यकता क्यों है, लेकिन वो हम देहात में कहते हैं ना, देसी लैंग्वेज में बात का बतंगड़ बन जाना। तो जब ये सवाल एग्जाम पेपर में जब दिख जाता है तो बहुत सारे बच्चों के लिए बात का बतंगड़ बन जाता है कि इसका हम परिभाषा लिखे कैसे। लेकिन यहाँ पे बताते हैं बाबू आपको हम कि जीवों में परिवहन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले तो हर भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता क्यों है, तो हर भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। दूसरा यहाँ पे आवश्यकता देखे बच्चे, तो भोजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन भी सभी भागों तक पहुंचता है परिवहन के द्वारा, भोजन भी सभी भागों तक पहुंचता है परिवहन के द्वारा, है कि नहीं। अगला पॉइंट यहाँ पे बात करें बाबू, तो शरीर की कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर के एक एक कण के बराबर होता है ना कोशिका, उसके यहाँ तक भी पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए परिवहन की ही आवश्यकता होती है। परिवहन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन पहुंचता है। अगला चीज है
यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी परिवहन की ही आवश्यकता होती है। सुबह सुबह जब आप लोग जगते हैं तो टॉयलेट में जाते हैं, तो टॉयलेट में मल द्वार के द्वार के द्वारा यानी गुद्दा के द्वारा जो है हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करते हैं अपने टॉयलेट में, तो समझिए कि वह भी परिवहन का प्रक्रिया के द्वारा ही होता है कि नहीं। अगला पॉइंट यहां पे है बाबू, कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो परिवहन के बिना जीवन संभव नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं स्लाइड पूरा तरह से आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर पौधों में परिवहन क्यों आवश्यक है। यहां जीवों में परिवहन क्यों आवश्यकता तो समझ गए, अब पौधों में परिवहन क्यों आवश्यक है कि नहीं। अब समझते हैं यहां पर पौधों में आखिर परिवहन क्यों आवश्यक है। तो ये पौधा जो है ये ठीक जो है ना सजीव है और इसमें भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। तो सबसे पहला चीज तो ये समझते हैं कि क्यों आवश्यकता है, आवश्यक है क्यों, है ना। तो यहां पे कह रहा है कि जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुंचाने के लिए, जड़ से लेकर के और इस पत्तियों तक खनिज लवण को इस जड़ से लेकर के धीरे धीरे परिवहन कर रहा है। परिवहन इसमें पहुंच गया, परिवहन के द्वारा इसमें, परिवहन इसमें ये सब पहुंचाता है। तो जड़ों से पत्तियों तक यानी कि पौधे के हर भाग में खनिज लवण को पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट की बात करें अगर यहां पर, तो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो पत्ती में होता है, क्लोरोफिल के द्वारा जो है भोजन को बनाया जाता है ना। और यहां से भोजन को जड़ तक पहुंचाने के लिए जो है ना परिवहन की आवश्यकता पड़ती है ना। उसके बाद अगर बाबू हम यहां पे बात करें कि पौधे की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक पदार्थ पहुंचाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। पेड़ पौधे कहीं से टूट जाते हैं तो वहां से जो है ना वहां उस कष्ट को, उस समझिए कि जख्म को निवारण करने के लिए भी नीचे से खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है और ऊपर से भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके उसका मरम्मत हो पाता है ना। और यहां पे बात करें अगला, अपशिष्ट पदार्थों को पौधे के अन्य भागों से बाहर निकालने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यहां पर देखें तो पत्तियों में जो है ना छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और ग्लूकोज के टूटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ये जल इसी पौधे के छोटे छोटे छिद्र, जिसको कहीं कहीं रंध्र भी लिखा जाता है, वह बाहर होता है वायुमंडल में वाष्प के रूप में। और सभी पेड़ों से जो है ना इस प्रकार से वाष्प के रूप में अगर पत्ती से जल बाहर होता है जो अपने वर्षा को नियंत्रित करता है, मौसम को नियंत्रित करके रखता है और जल की मात्रा को भी नियंत्रित करके रखता है। यह अपने आप में पेड़ पौधे जो ये पत्तियों के रंध्र से जो पानी बाहर होता है, जल बाहर होता है, उसी से ये अपने जल को नियंत्रित करके भी रखता है अपने अंदर और वर्षा को भी नियंत्रित करके रखता है कि नहीं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कुल मिलाकर, तो परिवहन पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है कि नहीं। ये स्लाइड उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे अच्छी तरह से आप लोग, है कि नहीं। अब हम लोग क्या देखें, पौधों में परिवहन क्यों आवश्यक है। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर पौधों के परिवहन के लिए उपयुक्त जो भी प्रमुख भाग हैं वह क्या है। पौधों में परिवहन के लिए जो मेन भाग है ना पौधों के, उसके बारे में समझते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे, तो पौधों में परिवहन के प्रमुख भाग केवल दो ही है। पहला क्या हो गया बाबू यहाँ पे, तो बाबू मेरे साथियों यहाँ पे जाइलम हो गया और यहाँ पे हो गया फ्लोएम। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे ना कि जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जल को नीचे से और खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है। और फ्लोएम क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना पत्तियों में ये जो भोजन बना के रखा गया रहता है उसको जड़ तक पहुंचाता है और पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है कि नहीं। इसलिए समझते हैं यहाँ पर कि भोजन, तैयार भोजन का परिवहन करता है। तैयार भोजन, भोजन यानी जो तैयार किया हुआ भोजन है उसको जो है परिवहन करता है पेड़ पौधों के प्रत्येक अंगों में। अब बात करते हैं इसके बारे में कि जाइलम है क्या, इसको डिटेल से समझते हैं बाबू यहां पर हम लोग, है ना, कि आखिर जाइलम है क्या, इसको बिल्कुल डिटेल में हम लोग कैसे समझते हैं। आइए यहां पे हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जाइलम है क्या, परिभाषा इसका देखते हैं। तो जाइलम पौधों का वह ऊतक है जो जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है ना।
जाइलम क्या है? जाइलम क्या है बाबू? तो जाइलम पौधों का वह ऊतक है जो जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। नीचे से जमीन से खनिज लवण को निकालता है और पौधों के सभी अंगों तक क्या करता है? उसको फैला देता है, बिखेर देता है। बस उसी को हम लोग जाइलम कहते हैं। और यहाँ पे जाइलम को दिखाया भी गया है, यही तो है जाइलम, है कि नहीं? और जाइलम क्या करता है? ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे क्या पहुंचा रहा है? जल को पहुंचा रहा है, खनिज लवण को पहुंचा रहा है कि नहीं? अब इसके कार्य क्या है बच्चों, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। इसके कार्य को जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, अवशोषित करता है। और क्या करता है? जल और खनिज लवणों को जड़ों से तने तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद क्या करता है कि पौधों को सहारा प्रदान करता है, यानी कि मजबूती देता है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, वाष्प बाहर होता है पत्तियों के द्वारा, यहां पे समझते हैं वाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है। वाष्प का उत्सर्जन भी जाइलम के द्वारा ही, इस पत्तियों के द्वारा इस तरह से होता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, है कि नहीं? अगला पॉइंट अगर कुल मिला के बात किया जाए तो जाइलम पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। अब जाइलम तो समझ गए, अब सोच रहे होंगे सर फ्लोएम को थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए ना। आइए बाबू यहां पे समझते हैं फ्लोएम को। तो फ्लोएम की सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। फ्लोएम पौधों का वह ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। कुछ क्षण पहले ही चीजों को बताया है मैंने आप सभी को, है कि नहीं? अब यहां पे समझते हैं बाबू इसके कार्य को। पत्तियों में बने भोजन शर्करा को, यानी पत्तियों में जो भोजन बनता है शर्करा के रूप में बनता है, और शर्करा के रूप को क्या करता है कि पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। और भोजन को जड़ों, तनों, फलों, फूलों, बीजों, यानी कि पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाता है कि नहीं? और यहाँ पे आदि तक पहुंचाता है। और तीसरा नंबर में देखें तो भोजन का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में करता है। पत्ती में बन गया और ऊपर भी करता है भोजन का परिवहन, और नीचे भी करता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, है कि नहीं? अब आगे समझते हैं बाबू हम लोग यहां पर 4 नंबर में कर रहा है कि भोजन का संग्रहण भी करता है। भोजन का संग्रहण भी करता है, एकत्रित करके रखता है। एकत्र करके इसलिए रखता है कि जब भी भोजन की आवश्यकता कहीं पे पड़ेगा ना, तो हम यहां से भोजन को छोड़ेंगे फ्लोएम के द्वारा, है कि नहीं? अगला पॉइंट अगर कुल मिला के बात किया जाए तो फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। यहां से भी सिंपल परिभाषा आप लोग याद रख सकते हैं फ्लोएम का, कि पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे जड़ों द्वारा जल एवं खनिजों का आखिर अवशोषण कैसे होता है ना? तो चलिए यहां पे समझते हैं कि जड़ों द्वारा जल एवं खनिजों का अवशोषण आखिर होता कैसे है ना? ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछा भी गया है बाबू। तो यहां पे समझेंगे, कह रहा है कि जड़ के छोटे बाल, यानी जो जिसको हम लोग सूर कहते हैं, जड़ सूर कहते हैं, देसी भाषा में सूर कहते हैं। और इस सूरवा क्या होता है, जिसको रूट हेयर्स भी कहा जाता है, और मिट्टी के कणों के बीच से जल को सोखता है। ये क्या करता है कि जल को सोखता है अपने अंदर, साथ ही साथ खनिज लवण को भी सोखता है जल के साथ, है कि नहीं? अगला पॉइंट यहां पर है कि यह जल जड़ के अंदर से होकर तने की ओर जाता है और जाइलम तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? जाइलम तक। सुरवा से खींच करके जाइलम तक ले पहुंचा देता है। उसके बाद यहां पर होता है क्या कि मिट्टी में घुले खनिज पदार्थ, यानी कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम आदि भी जल के साथ जड़ द्वारा अवशोषित होकर जाइलम तक पहुंचते हैं, है ना? जल के साथ साथ यहां पर देखें तो नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, साथ ही साथ जो है पोटेशियम भी जल को जड़ जो है उसको सोखता है, और सोखने के बाद उसको भी फ्लोएम तक पहुंचाता है, जाइलम तक पहुंचाता है। और जाइलम तक पहुंचाने के बाद में क्या करता है कि ये इसके बाद जल और खनिज तने से होते हुए पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाते हैं। वहां से जाइलम से होते हुए पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाते हैं। सभी पौधे के भाग में जल भी पहुंच जाता है, खनिज लवण भी पहुंच जाता है। किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। अगला पॉइंट है यहां पर, कुल मिला के अगर बात किया जाए तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर पूरे पौधे तक पहुंचाती है ना? अब हम लोग समझते हैं कि जल ऊपर कैसे पहुंचता है। बच्चों के मन में बार बार
ये सब सवाल उठते रहते हैं, तो सबको मैं डाउट भी क्लियर करते चलता हूं बच्चों। आइए यहां पे हम लोग समझते हैं कि जल ऊपर कैसे पहुंचता है, इस पॉइंट को हम यहां पे क्लियर किए देते हैं। तो सबसे पहला तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। ये सब भली भांति आप सभी लोग समझ चुके हैं कि जड़ खनिज लवण और मिट्टी को, खनिज लवण और जल को अपने तरफ खींचती है, सोखती है जड़, पौधों का जड़ यानी कि ये वाला पार्ट्स है ना। उसके बाद होता है क्या यहाँ पर, तो जल जड़ों से जाइलम नामक वाहिकाओं में ऊपर की ओर जाता है। जाइलम नामक वाहिकाओं में, यहां से देखिए बाबू मेरे ऊपर की ओर जाता है मेरे लाल। अब क्या होता है यहाँ पर कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र, जिसको एस्टोमेटा या फिर कहीं कहीं एस्टोमाटा भी लिखा हुआ रहता है, और होता है इनसे क्या होता है कि जल वाष्प बनकर बाहर निकलती है। इससे जो है जल वाष्प बनकर बाहर निकलता है। साथ ही साथ होता है क्या मेरे बच्चे यहाँ पर कि जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने से पत्तियों में खिंचाव पैदा होता है। यहां से जल तो बाहर निकलता है कि नहीं। जैसे दीप जलता है, आप पहले देखे होंगे, पहले के जमाने में जब दीप जलता था तो यहां से मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यह जो है एक दीप है, और ये जो है दीप ऐसे जब जलता था पहले के समय में, तो ये बाती जो था यहां से मिट्टी तेल को खींचता था ऊपर की ओर। ऊपर मिट्टी तेल का कमी होगा, जल के खत्म होगा तो नीचे से खींचेगा ही। ठीक उसी प्रकार यहां से जब वाष्प बन के जल निकल जाता है तो इसमें नीचे की तरफ से खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके चलते नीचे से मजबूर हो जाता है पेड़ पौधा जल को खींचने के लिए, है कि नहीं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि बाहर निकलती है, जल वाष्प के बाहर निकलने से पत्तियों में खिंचाव पैदा होता है कि नहीं। अगला पॉइंट है यह खिंचाव जल को ऊपर खींचता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, इसी खिंचाव को ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। अगर सवाल पैदा हो जाता है, कहीं से उत्पन्न हो जाता है आपके एग्जाम पेपर में कि आप बताइए बाबू कि ट्रांसपिरेशन पूल किसे कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल से क्या समझते हैं, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे कि पत्तियों के द्वारा जो जल का उत्सर्जन हो जाता है, जल का वाष्पीकरण हो जाता है, तो पत्तियों में एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होता है, जिस कारण पौधे जड़ के द्वारा पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं जाइलम के द्वारा। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। एक मक्खन यहां से भी निकल गया आपके लिए, है कि नहीं। आगे समझते हैं बाबू, यहां पे इस प्रकार जल जाइलम के माध्यम से जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। देखिए यहां से जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है, यहां से कर रही है। अगला पॉइंट है यहां पर कि जाइलम से जल ऊपर की ओर जाता है, यहां से जा रहा है और फिर यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है रंध्रों के द्वारा, यानी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, वहां से जल वाष्प के रूप में निकल रहा है कि नहीं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो जल कैसे निकलता है, यहाँ पे जल ऊपर कैसे पहुंचता है, इसके बारे में तो आप समझ गए। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि भोजन का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन। हाँ चलिए, वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे जो वाष्प बन के निकल रहा है ना, चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, है कि नहीं। आइए वाष्पोत्सर्जन परिभाषा और महत्व समझाएंगे इसका अभी आपको। तो यहां पे सबसे पहले पौधों की पत्तियों से जल का भाप के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये भली भांति आप समझ चुके होंगे पहले ही। और यहाँ पे यह पौधों में जल के ऊपर जाने आवागमन में मदद करता है। ये ऊपर वाष्प बन के जाएगा नहीं तो नीचे से जल आएगा कैसे, है कि नहीं। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया दिखाया गया है कि वाष्प बन के निकलता है तभी तो नीचे से जल ऊपर की ओर आता है कि नहीं। उसके बाद यह पौधों को ठंडा रखता है और तापमान को नियंत्रित करता है। ऊपर जाएगा जल, फिर नीचे से ऊपर जल आएगा, तब तो पौधा ठंडा रहेगा ना। एक ही जलवा जाएगा, गर्मा जाएगा, पूरा पौधा सूख जाएगा, है कि नहीं। एक ही जल इसमें हमेशा रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता है। यहाँ से जल ऊपर जाते रहता है और नीचे से जल ऊपर आते रहता है, जिसके कारण पौधा क्या होता है, ठंडा भी रहता है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह पौधों में खनिज लवणों के अवशोषण से सहायक होता है। यह पौधों में खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। अगला पॉइंट चौथा है क्या कि यह वायु में नमी बढ़ाता है। जब यहां से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना, तब जाके वायुमंडल में नमी बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है ना, जिससे हम मानव जीवन क्या होता है कि स्वस्थ रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कि यह अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर पौधे को सुरक्षित करता है। अगर अतिरिक्त जल को बाहर नहीं निकालता है तो सोच सकते हैं कि आप क्या हो सकता है पौधे में।
पौधा जो है एक तरह से गीला हो जाएगा, पूरा पानी जैसे पौधा हो जाएगा, उसमें मजबूती खत्म हो जाएंगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जब ये बाहर निकालता है ना, अतिरिक्त जल को बाहर निकाल कर पौधे अपने आप को सुरक्षित रखता है। कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, ध्यान से रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब समझते हैं, यहाँ पे हम महत्व को भी समझ गए यहाँ पर और इसके परिभाषा को भी समझ गए, है कि नहीं। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि भोजन का परिवहन कैसे होता है, भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो समझिए यहाँ पर कि भोजन का परिवहन के बारे में समझे तो पौधों में बनने वाला भोजन पौधों के सभी भागों तक पहुंचने की प्रक्रिया को भोजन का परिवहन कहते हैं। बस इसको तो समझ चुके होंगे, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। तो पत्तियों में बना भोजन छाल यानी कि फ्लोएम नामक नलिकाओं द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। फ्लोएम कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पौधे का छाला जो होता है ना, जिस छाल का कभी कभी हम औषधि के रूप में भी यूज करते हैं, है कि नहीं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे, तो फ्लोएम कहते हैं। और इस नामक नलिकाओं द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। महत्व के बारे में बात करें तो पौधे के सभी भागों को ऊर्जा मिलती है, इसी से ऊर्जा मिलती है, भोजन के परिवहन से ही पौधों की वृद्धि और विकास में मदद मिलती है, फूल फल और बीज बनने में मदद मिलती है। भोजने नहीं होगा, मोटू पतलू में कभी कभी बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, तो हम कभी कभी साइड से सुने हुए, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, है ना। तो पौधे में भी जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा ना, तब तक भोजन में ना ही वृद्धि होगा, ना ही किसी चीज का परिवहन होगा, है ना, और ना ही प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ठीक उसी प्रकार पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही अपने में वृद्धि कर पाते हैं, अपने में जो है ना परिवहन कर पाते हैं और फल फूल ये सब इत्यादि देते हैं, है ना। अगला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पौधा स्वस्थ और मजबूत रहता है। पौधा क्या रहता है, स्वस्थ और मजबूत रहता है। कुल मिला के अगर बात किया है तो भोजन पत्तियों से बनकर पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है और छाल को हम लोग फ्लोएम कहते हैं, और इसके द्वारा भोजन नीचे जाता है, पत्तियों में जाता है। और भोजन बनता कैसे है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। कोई अगर आपसे सवाल पूछता है कि भोजन बनता कहाँ है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में, तो पत्तियों में बनता है, क्लोरोफिल के द्वारा बनता है, क्लोरोप्लास्ट में यह क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखना बाबू आप लोग, है ना। चलिए कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो यहां इसको क्लियर किए देते हैं कि जाइलम किसे कहते हैं, यह जल और खनिज लवणों का परिवहन जड़ों से पौधों और अन्य भागों तक करता है ना। तो ये क्या करता है, यह भोजन का यानी कि शर्करा का परिवहन पौधों के प्रत्येक भागों तक करता है। यह जल और खनिज लवण को फैलाता है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना करके चारों तरफ फैलाता है। सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहां पे दूसरा नंबर की बात करें तो इसमें केवल एक दिशा में परिवहन होता है, नीचे से ऊपर की ओर। इस चीज को आप लोग जो ना गांठ बांध के रख लीजिएगा कि यहां पे जो है केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है परिवहन। किसमें, जाइलम के द्वारा, है ना। और इसमें जाइलम के द्वारा केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता है। ध्यान रखना चीजों का। लेकिन अगला बात करें हम लोग दूसरा में, तो इसमें दो दिशाओं में परिवहन होता है, यानी ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है कि नहीं। यानी कि इस प्रकार से कोई पेड़ है इस प्रकार से, और पत्ती केवल यहीं पे है, पत्ती जो है केवल यहीं पे है, तो इस पत्ती द्वारा भोजन बना के यहाँ पर जब ग्रहण होगा तो इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, है ना। यानी कि यहाँ तक भी भोजन को पहुंचाया जाता है पूरे पेड़ के शीर्ष तक, है ना। अगला अगर हम लोग अंतर की बात करें तो इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। किसकी, जाइलम की। पेड़ पौधों के कौन से पार्ट्स की कोशिकाएं मृत होती है, तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। आगे बात करें अगर हम लोग यहां पर, तो इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है ना। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब जीवित कोशिकाएं कही जाती है। आगे अगर हम बात करें चौथा नंबर अंतर की, तो इसमें कोशिका भीति मोटी और लिग्निन युक्त होती है, मतलब मोटी होती है। कोशिका क्या होती है, मोटी होती है, यानी अंदर छाल नहीं ना बोले हैं, जाइलम को छाल तो नहीं बोले हैं। बीचों बीच वाला पार्ट क्या होता है कि जाइलम कहलाता है। तो ये क्या होती है, मोटी होती है, लेकिन इसमें कोशिका भीति पतली और लिग्निन रहित होती है। यानी समझिए कि पतली, छाल को फ्लोएम कहते हैं, तो वह जो है पतला टाइप का होता है, पतला छाल देखे है ना पेड़ का, वह पतला होता है ना। तो इस प्रकार से अगर
आपको क्लास अच्छा लगा होगा और उम्मीद भी करते हैं कि क्लास आप लोग को बहुत ही सुंदर खूबसूरत लगा होगा। तो प्लीज जाते जाते एक बार जो है ना इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फिर लेके आ रहे हैं हम मानव में परिवहन कैसे होता है और रक्त के बारे में, यानी पूरा मानव में खून क्या होता है, इसका परिवहन पूरे बॉडी में कैसे होता है, इसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद।